Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सब लोग? अच्छा है सर। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाए थे सेक्रीफाइसिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, और हमने उससे रिलेटेड 2 इलस्ट्रेशंस भी की थी कि हमें क्वेश्चन में गिवन थे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और फिर किसी पर्टिकुलर डेट से वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं, तो इन दैट केस वी विल कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो because the gaining ratio will compensate to the sacrificing ratio with the proportionate amount of goodwill। ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी लास्ट क्लास के अंदर। यस सर। आज हम पढ़ेंगे गुडविल। हमने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालना तो सीख लिया, लेकिन हमने पढ़ा था कि गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर with the proportionate amount of goodwill। तो for calculation of the proportionate amount of goodwill, first of all we have to calculate the value of goodwill of the partnership firm। yes or no? यस सर। अब वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने से भी पहले हमें ये पढ़ना है कि व्हाट इज गुडविल। गुडविल है क्या? सर 11th क्लास में हमें पढ़ाया गया था कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट विच कैन नॉट बी touched and seen, but it is a valuable asset and it gives benefit to the business organization to earning better profits in comparison to the other business organization in the same trade। ऐसा कुछ पढ़ा था क्या 11th क्लास में? यस सर। यस। तो देखो पेज नंबर 3.3 पे आपको गुडविल दे रखा है बॉटम के अंदर, बुक के अंदर। यस सर। तो Yes, sir. ऐसा नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में गुडविल की डेफिनेशन डिफरेंट होगी। गुडविल विल रिमेन द सेम, यानी डेफिनेशन ऑफ गुडविल विल रिमेन द सेम इन एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इट इज एन इंटेंजिबल असेट। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल यानी जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम फील नहीं कर सकते, बट इट इज अ वैल्यूएबल असेट। Why it is a valuable asset? Because it provides business organization an edge over the other business organization in the same trade for earning better profits in comparison to the other firms। यानी जिस पार्टनरशिप फर्म के पास गुडविल होगी, यानी उसकी एक ब्रांड इमेज होगी मार्केट में, एक ब्रांड नेम होगा, that partnership firm will be able to earn better profits in comparison to other firms in the same trade। same trade यानी मान लो आप भी स्टेशनरी बिजनेस कर रहे हो और अदर पार्टनरशिप फर्म्स भी जो आपके ही ट्रेड के अंदर काम कर रही है, यानी जिस नेचर का आप बिजनेस कर रहे हो उसी नेचर का वो बिजनेस कर रही हैं। तो अगर उन पार्टनर आपके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में अगर आपकी फर्म की कोई ब्रांड इमेज है, आपकी फर्म की कोई गुडविल है, तो उस गुडविल यानी उस ब्रांड इमेज के बेसिस पे आप बेटर प्रॉफिट्स अर्न कर पाओगे इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स। सर गुडविल क्रिएट कैसे होती है? देखो गुडविल 2 टाइप की होती है। एक तो होती है परचेज्ड गुडविल, वन इज परचेज्ड गुडविल, और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी इनहेरेंट गुडविल। जिस बच्चे ने पढ़ा होगा, जो मैंने होमवर्क दिया था, उस बच्चे ने ये पढ़ा होगा कि एक तो गुडविल होती है परचेज्ड। अगर आप लोग थ्योरी पार्ट पढ़ के आओगे ना तो ज्यादा बेटर वे में, और मैंने ये नहीं कहा था कि आपको इस टॉपिक को समझ के आना है, मैंने केवल ये कहा था कि एक बस जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो वैसे आप हर पर्टिकुलर लाइन और पैराग्राफ को जो वहां पे बुक में गिवन है उस मटेरियल को बस केवल आपको एक रीडिंग लगा के आनी है, लेकिन मैसेजेस की तरफ ध्यान ही नहीं देते हो आप लोग। बस एक बच्ची बोल रही है क्लास के अंदर, हाँ सर मैंने पढ़ा, और दैट इज वाई जो बच्चा एफर्ट्स डाल रहा है ना सब्जेक्ट में, उसी बच्चे के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। परचेज्ड गुडविल और दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल।
सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम इनहेरेंट गुडविल भी बोलते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम इनहेरेंट गुडविल भी बोलते हैं। अब परचेज गुडविल, एज द नेम स्पेसिफाइज, दिस गुडविल इज परचेज्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बीइंग अ पार्टनरशिप फर्म, अगर हम किसी और पार्टनरशिप फर्म को या किसी और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को अगर हम टेक ओवर कर लेते हैं यानी परचेज कर लेते हैं, कर सकते हैं ना, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को परचेज कर सकता है ना, यस और नो? Yes. Yes, sir. न्यूज़ देखते हो क्या या न्यूज़पेपर पढ़ते हो? Yes, sir. कल की एक खबर थी कि राकेश झुनझुनवाला इज प्लानिंग टू परचेज अ एयरलाइन कंपनी। एक फॉरेन एयरलाइन कंपनी है जो कि हैवी लॉसेस में चल रही है और उस कंपनी को वो परचेज करने के मूड में है। वो प्लान कर रहा है कि उस कंपनी को वो टेक ओवर कर ले, उस कंपनी को वो परचेज कर ले। तो इन द सेम वे एक पार्टनरशिप फर्म भी किसी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को या अदर किसी पार्टनरशिप फर्म को जो लॉस के अंदर चल रही है उसको परचेज कर सकता है। बोलो, कर सकता है परचेज, यस और नो? Yes, sir. हाँ सर, अगर हमें अपने बिजनेस के एक्सपेंशन करने हैं और हमें कोई एग्जिस्टिंग सेटअप मिल जाता है बिजनेस का जो उसको सेल आउट करने के मूड में है उसके ओनर, तो हम उसको परचेज कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है वो लॉस मेकिंग कंसर्न ही हो, वो प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न भी हो सकती है। तो अगर सामने वाला बिजनेस जिसको आप परचेज करने जा रहे हो अगर वो कोई एक प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न है, तो प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन कब अर्न करती है? जब उस ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में कोई ब्रांड इमेज होती है। सर, ब्रांड इमेज या गुडविल होने का फ़ायदा क्या है? गुडविल होने का फ़ायदा ये है कि आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। आपकी गुड्स की क्वालिटी जो आप कस्टमर्स को प्रोवाइड करा रहे हो या जो आप सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करा रहे हो, कस्टमर उससे इतना सेटिस्फाइड होता है कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को या आपके स्टोर को अगेन एंड अगेन विजिट करने के लिए रेडी रहता है। दिस इज नोन एज गुडविल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी गुडविल एक एज प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू अट्रैक्ट द न्यू कस्टमर्स एंड टू मेंटेन द ओल्ड कस्टमर्स अगेन एंड अगेन। यानी ओल्ड कस्टमर्स तो आपके साथ ही रिजॉर्ट करेंगे, आपके साथ ही बने रहेंगे, एंड एट द सेम टाइम न्यू कस्टमर्स को भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ यानी अपनी गुड्स या सर्विसेज की तरफ अट्रैक्ट कर पाते हो। ये कब होगा? जब आप बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराओगे अपने कस्टमर्स को, जब आप बेटर सर्विसेज दोगे अपने कस्टमर्स को। अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई कमी है तो उस कमी को, उस वीकनेस को एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी रहोगे, एंड एट द सेम टाइम उस वीकनेस को दूर करने के लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करोगे। जब आपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप बेटर आफ्टर सेल्स सर्विसेज दोगे, यानी जब हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे तो कस्टमर्स फिर किसी और कंपनी के प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट ना होके हमारे साथ ही बने रहेंगे। और अगर हमारे कस्टमर्स हमारे साथ बने हुए हैं एंड एट द सेम टाइम हम न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, तो हमारे प्रॉफिट्स क्या होंगे? कंटिन्यूसली राइज करेंगे। बोलो, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो सर, परचेज्ड गुडविल क्या है? अगर हम किसी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को परचेज कर रहे हैं तो उसकी गुडविल के लिए जो हम उसे पेमेंट करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल के लिए जो हम उसे पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। यानी किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को परचेज करते टाइम जो हम डिफरेंट असेट्स और उसकी डिफरेंट लायबिलिटीज टेक ओवर करते हैं बिजनेस के साथ साथ, तो अगर हमने उसकी गुडविल के लिए भी कोई अमाउंट पे किया है तो दैट अमाउंट विच वी हैव पेड फॉर द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ दैट फर्म या ऑफ दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज परचेज्ड गुडविल। यानी परचेज्ड गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या लिखोगे? असेट साइड में लिखोगे। परचेज्ड गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में लिखी जाएगी। यस और नो? Yes, sir. क्योंकि 11th में आपने पढ़ा था कि ओनली दोज असेट्स विल बी शोन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट फॉर विच वी हैव मेड द पेमेंट इन कैश और बाई चेक। अगर हमने किसी असेट के लिए कोई मनी या मनीज वर्थ का पेमेंट किया है
in that case only that asset will be shown on the asset side of the balance sheet. अगर हमें कोई asset as a gift मिली है, अगर कोई asset हमें as a gift मिली है, तो ऐसी asset को हम अपनी books of accounts में रिकॉर्ड नहीं कर सकते. एक चैप्टर पढ़ा था आप लोगों ने, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ा था ना 11th क्लास में, Yes, sir. और उसमें आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. यानी फिक्स्ड असेट्स, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, फिक्स्ड असेट्स आर recorded in the books of accounts at their cost price, and if a fixed asset is received as a gift by the business organization, then such fixed asset cannot be recorded in the books of accounts. आप उस फिक्स असेट को यूज कर लो भले ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उससे बेनिफिट्स ले लो, बट द वैल्यू ऑफ दैट फिक्स असेट कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिकॉज आपने उसके लिए कोई पेमेंट ही नहीं किया, आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, एज अ गिफ्ट मिली है. सर फ्री में हमें कौन देगा असेट? अरे फ्री में कौन देगा? मान लो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने अपना ऑफिस बनाया, अब ऑफिस में आपको एसी सेटअप लगाना है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके फादर ने आपको एसी गिफ्ट कर दिया, बोलो गिफ्ट मिला या नहीं मिला? Yes, sir. एसी क्या है? फिक्सचर है, फिक्सचर एसेट होती है. एसी फिक्स होता है बेटा वॉल के अंदर, वॉल पे फिक्स होता है एसी, तो एसी फिक्सचर की कैटेगरी में आएगा, और आपको एज ए गिफ्ट मिला है. आपके पैसों से तो नहीं खरीदा आपने, ऑर्गेनाइजेशन के पास जो फंड्स थे, आपने ऑर्गेनाइजेशन में जो कैपिटल लगाई थी उससे तो नहीं खरीदा आपने ये एसी. एसी तो आपके फादर ने आपको गिफ्ट किया. मान लो 30,000 रुपीज़ का एसी था, वो फादर ने आपको गिफ्ट किया, आपने गिफ्ट एक्सेप्ट किया, अपने ऑफिस में फिक्स करवा लिया. क्या इस एसी के लिए बिजनेस फंड से कोई अमाउंट डिडक्ट हुए? आंसर इज नो. तो एसी, बिकॉज एसी इज रिसीव्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज अ गिफ्ट, बट द कॉस्ट ऑफ दिस एसी कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के फंड से इस एसी के लिए कोई भी पैसा डिडक्ट नहीं हुआ. बोलो बात समझ में आई? Yes, sir. अब बात आती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल की. सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल या इनहेरेंट गुडविल क्या होती है? सेल्फ जनरेटेड यानी हमने जो पास्ट में एफर्ट्स किए, बीइंग अ पार्टनर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओवर द लास्ट 10 to 15 ईयर्स, हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो एफर्ट्स पुट किए, हमने जिस ऑनेस्टी के साथ, जिस लॉयलिटी के साथ हमने हार्डवर्क किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक ब्रांड इमेज बनाई, हमने जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को अवेलेबल कराए, हमने जो बेटर आफ्टर सेल सर्विसेज दी कस्टमर्स को, उस वजह से हमारे जो ओल्ड कस्टमर्स थे वो अभी तक पिछले 10-15 सालों से, 20-25 सालों से, इवन आप कह सकते हो कि पिछले 100 सालों से या 80 सालों से भी कस्टमर्स, पीढ़ियों की पीढ़ियां हमारे साथ रिजॉर्ट कर रही हैं, यानी हमारे साथ बनी हुई हैं, हमारे ही प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही है. जैसे हो सकता है कि जब आप सेलफोन परचेज करो तो आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को ही प्रीफर करो हमेशा, कि भाई इसके प्रोडक्ट अच्छा होता है, इसके सेलफोन में कभी प्रॉब्लम नहीं आती. होता है ना ऐसा? Yes, sir. जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, ड्रेसेस खरीदने जाते हैं अपने लिए, तो एक पर्टिकुलर ब्रांड की ही आप परचेज करना पसंद करते हो कि भाई इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी फिटिंग्स अच्छी हैं, कपड़ों की फिटिंग अच्छी आती है इसकी. ऐसा रहता है. Yes, sir. तो ये क्या है? ये आप उस प्रोडक्ट की तरफ, उस कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, उस कंपनी के द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हो, और क्योंकि आप उस कंपनी के प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो, दैट इज़ वाई आप किसी और कंपनी के प्रोडक्ट को प्रीफर ही नहीं करते कभी. तो ये क्या है? ये उस कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल ही तो है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है उसकी तरफ. तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल इज दैट गुडविल विच इज created inside the business organization and no money or money's worth has been paid for this goodwill. यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमारे एफर्ट से हम ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं, इसके लिए हमने कोई मनी या मनीज वर्थ का पेमेंट नहीं किया किसी आउटसाइड पार्टी को. तो सर क्योंकि हमने कोई मनी या मनीज वर्थ का पेमेंट नहीं किया, तो हमें बताओ सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे क्या? बोलो क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे? हमने जब पैसे का पेमेंट ही नहीं किया, इस केस में मनी का पेमेंट ही नहीं किया जा रहा,
तो इतनी देर से मैं तुम्हें 11th क्लास का भी तुम्हें एग्जांपल दिया था, जब मनी या मनीज वर्थ का पेमेंट ही नहीं हुआ सेल्फ जनरेटेड गुडविल में, तो दिस गुडविल कैन नॉट बी recorded in the books of accounts of partnership firm। इस गुडविल को कभी पार्टनरशिप फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस गुडविल के लिए हमने कोई मनी या मनीज वर्थ का पेमेंट किसी आउटसाइड पार्टी को नहीं किया। तो ध्यान रखना, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में आगे कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको बैलेंस शीट में असेट साइड में गुडविल दिख रही है, तो वो गुडविल कौन सी होगी? दैट गुडविल विल बी परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी बुक्स में नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि हमने जो पास्ट में एफर्ट्स किए, पिछले 20 सालों से, 25 सालों से, 50 सालों से हमने जो एफर्ट्स किए हैं, उन एफर्ट्स की वैल्यू क्या है? वैल्यू तो हम तब कैलकुलेट कर पाएंगे ना जब हमने उसके लिए कुछ पे किया हो। उन एफर्ट्स की कैसे वैल्यू कैलकुलेट करोगे? तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बोलो क्लियर? Yes. अब ओपन कर लो आप पेज नंबर 3.3। गुडविल के रिगार्डिंग जितनी चीजें मुझे आपको समझानी थी मैं समझा चुका हूं। सर वो पॉइंट्स भी तो समझाओ हमें कि जिनसे गुडविल की वैल्यू अप होती है और डाउन होती है। देखो मैंने आपको बताया था कि ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ गुडविल द पार्टनरशिप फर्म विल बी एबल टू अर्न बेटर प्रॉफिट्स। तो दोज रीजंस या दोज पॉइंट्स which will affect the profit earning capacity of the partnership firm in a favorable way। यानी जिन रीजंस की वजह से, जिन आइटम्स की वजह से पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट्स इंक्रीज करने के चांसेस बढ़ते हैं, उन पॉइंट्स को तो आप किस कैटेगरी में लोगे? फेवरेबल कैटेगरी में। यानी उससे तो पार्टनरशिप फर्म की गुडविल की वैल्यू इंक्रीज होगी, यस और नो? और जिन पॉइंट से आपके प्रॉफिट्स के ऊपर क्या होता है? स्ट्रेस आएगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन की, फर्म की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी जिन पॉइंट्स की वजह से अफेक्टेड होगी, रिड्यूस होने के चांसेस होंगे प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी के, तो उस केस के अंदर आप कहोगे कि ड्यू टू दीज पॉइंट्स द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी रिड्यूस्ड। बोलो क्लियर? Yes. Yes. तो पेज नंबर 3.3 बॉटम में देखो, गुडविल मीनिंग दे रखा है। गुडविल मीन्स द गुड नेम और द रेप्यूटेशन अर्न्ड बाय अ फर्म थ्रू द हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर्स। ओनर्स की जो हार्डवर्क था प्रीवियस ईयर्स के अंदर, पास्ट के अंदर, और जो उनकी ऑनेस्टी थी, उस वजह से गुडविल क्रिएट होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। If a firm renders good services to the customers, the customer who feels satisfied will come again and again, and the firm will be able to earn more profits in future। अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा रहा है कस्टमर्स को, और कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं, जिस पर्पस से उन्होंने वो प्रोडक्ट परचेज किया था वो पर्पस उनका फुलफिल हो रहा है, और उस प्रोडक्ट से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, वो फुल्ली सेटिस्फाइड हैं बाय यूजिंग दैट प्रोडक्ट, तो कस्टमर अगेन एंड अगेन हमारे पास आएगा, फ्यूचर में भी आएगा। अपने जो उनके जो नोन वंस हैं उनको भी बताएगा कि इस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर। बोलो क्लियर है ये? Yes, sir. Thus, goodwill is the value of the reputation of a firm which enables it to earn higher profits in comparison to the normal profits earned by the other firms in the same trade। सर आप बोल रहे हो normal profits earned by the other firms, तो normal profit क्या होते हैं? जिन ऑर्गेनाइजेशन की या जिन फर्म्स की कोई गुडविल नहीं होगी वो तो नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएंगे, वो कोई एक्सेसिव प्रॉफिट थोड़ी ना कमाएंगे। जिस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल की कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई ब्रांड नेम नहीं होगा,
वो ऑर्गेनाइजेशन तो केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएंगे। लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड इमेज है, जैसे आजकल आप अगर आपके घर के आसपास अगर डीमार्ट है, तो अगर आप ग्रॉसरी आइटम परचेज करने हैं, आपको कॉस्मेटिक आइटम परचेज करने हैं, आपको अटेंसिल्स परचेज करने हैं, आपको क्लोथ्स परचेज करने हैं, तो अंडर द सेम रूफ आपको ये ऑल आइटम्स मिल जाते हैं डीमार्ट के अंदर। तो डीमार्ट हमें क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? एक तो आप सेंट्रलाइज्ड एसी में रह के अपनी शॉपिंग कर लोगे, दूसरा सेम आइटम आपको अपने पास की शॉप के ऊपर कॉस्टली मिल रहा है और डीमार्ट में चीप मिल रहा है। तो दूसरी बात, आपको आइटम्स चीप मिल रहे हैं, अंडर द सेम रूफ आपको सारे आइटम्स अवेलेबल हैं। तो हम कहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं? डीमार्ट की तरफ। हुए या नहीं हुए? बोलो। यस सर। तो Yes. ये इफेक्ट होता है ब्रांड इमेज का, ये इफेक्ट होता है गुडविल का। अब डेफिनेशंस देखो। द टर्म गुडविल is generally used to denote the benefit arising from the connections and reputation। यानी हमारे जो बिजनेस कनेक्शंस हैं हमारी पार्टनरशिप फर्म के, या हमारी पार्टनरशिप फर्म की जो रेपुटेशन है, उस बिजनेस कनेक्शंस या रेपुटेशंस की वजह से हमारी जो कैपेबिलिटी बढ़ती है टू अर्न हायर प्रॉफिट्स, दैट रेपुटेशन और ब्रांड इमेज इज नोन एज गुडविल। बोल क्लियर? यस सर। नेक्स्ट पेज पे देखो। गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर्स विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। कि ओल्ड कस्टमर ओल्ड प्लेस पे ही बने रहेंगे, वो किसी न्यू कंपनी की तरफ या किसी न्यू ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। गुडविल में बी सेड टू बी दैट एलिमेंट अराइजिंग फ्रॉम द रेपुटेशन, कनेक्शन और अदर एडवांटेजेस possessed by a business which enables it to earn greater profits than the return normally to be expected on the capital represented by the net tangible assets employed in the business। बोलो ये डेफिनेशन समझ में आ रही है क्या? समझा दीजिए। समझाऊं इसको? नहीं आई समझ में ये? जो थर्ड डेफिनेशन बोली वो समझ में नहीं आई आपको? जवाब तो दो। सर एक बार दोबारा समझा। ये कह रहा है गुडविल मे बी सेड टू बी दैट एलिमेंट अराइजिंग फ्रॉम द रेपुटेशन, कनेक्शंस और अदर एडवांटेजेस पोजेस्ड बाय अ बिजनेस। यहां तक तो समझ में आ गया होगा? यस सर। Which enables it to earn greater profits, जो कि हमारी फर्म को इनेबल करती है to earn greater profits than the return normally to be expected on the capital represented by the net tangible assets employed in the business। देखो बेटा, बैलेंस शीट बनाओ। जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट में एक तो होती है आपकी असेट साइड और एक होती है आपकी लायबिलिटी साइड। हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, उस कैपिटल का हम यूज क्या करते हैं? टू परचेज डिफरेंट असेट्स। बोलो। यस सर। टू परचेज डिफरेंट असेट्स। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बाद में फ्यूचर में जैसे जैसे हम बिजनेस को आगे बढ़ाते जाते हैं, कुछ लायबिलिटीज भी रेज होती हैं। तो ये कह रहा है कि गुडविल इज दैट एलिमेंट विच इनेबल्स द फर्म टू अर्न हायर प्रॉफिट्स इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड टू बी अर्न ऑन द नेट टेंजिबल असेट्स। ऑन द नेट टेंजिबल असेट्स। नेट टेंजिबल असेट्स का मतलब क्या है? कि टोटल ऑफ असेट्स निकाल लो और उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज लेस कर दो, तो आपके पास क्या बच जाएगी? कैपिटल इन्वेस्टेड रह जाएगी ना। तो कैपिटल को 11th में आपने पढ़ा होगा, कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज नेट वर्थ। पढ़ा था? नेट असेट्स। कैपिटल को नेट वर्थ भी बोलते हैं, नेट असेट्स भी बोलते हैं, प्रोप्राइएटर्स फंड भी बोलते हैं। तो ये जो प्रोप्राइएटर फंड के ऊपर हम सोचते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि ऑन एन एवरेज जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा, जो हमने बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड कर रखी हैं, तो नॉर्मल रेट ऑफ जो रिटर्न होगा, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से हमें एटलीस्ट 10% रिटर्न तो मिलेगा। 10% का मतलब है अगर हमने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे बिजनेस के अंदर तो हमें 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट तो होगा। अगर आप 10% से ज़्यादा अर्न कर रहे हो, सिर्फ 18%, इट मीन्स अगर आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा रेट से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? दिस एक्सेसिव प्रॉफिट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो हमने 8% ज़्यादा कमाया, नॉर्मली तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में 10% के करीब ही रिटर्न मिलता है। 10 का 11 हो गया, 9 हो गया, दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन 10 से 18 हो जाए, ये कब होगा? जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, वो सेटिस्फाइड हैं, तो अगेन एंड अगेन वो विजिट करेंगे आपके स्टोर को और गुड्स परचेज करेंगे। जब आपके कस्टमर बेस बढ़ेगा, जब आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड आएगी, तो आप हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में कैपेबल होगे। तो गुडविल इज, अब पढ़ो डेफिनेशन, गुडविल इज दैट एलिमेंट arising from the reputation, connection or other advantages possessed by a business which enables it to earn greater profits than the return normally to be expected, हम expect क्या कर रहे थे? 10%, मिल कितना रहा है? 18%। तो that the return normally to be expected on the capital employed यानी total of assets। अब ये ध्यान रखना, टोटल ऑफ असेट्स के अंदर यहां पर जो आपकी फिक्टिटियस असेट्स अगर कोई है तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। फिक्टिटियस असेट्स और नॉमिनल असेट्स पढ़ा होगा 11th में। Yes, sir. तो ये फिक्टिटियस असेट्स नेट असेट्स में काउंट नहीं होती, क्योंकि फिक्टिटियस असेट्स आर नॉट एक्चुअली असेट्स, वो असेट है ही नहीं। जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आपने पढ़ा था ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपकी कोई असेट है क्या? नहीं सर, वो तो फिक्स असेट है। वो फिक्स असेट है क्या? नहीं सर, वो तो करंट असेट है। करंट असेट है ना, वो फिक्स असेट है ना वो करंट असेट है, वो फिक्टिटियस यानी नॉमिनल असेट्स है। नॉमिनल असेट को हिंदी में बोलते हैं नाम मात्र की असेट, यानी केवल नाम की ही वो असेट है, उससे कोई फ्यूचर में हमें कोई बेनिफिट्स रिसीव होने वाले नहीं है। तो सर उसको हम लिखते क्यों हैं असेट साइड में? जैसे बेटा हैवी एक्सपेंडिचर करते हैं, मान लो हमने हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किए 5 लाख रुपए के, लेकिन उसके बेनिफिट हमें 1 साल में नहीं मिलने वाले, आने वाले 5 साल में मिलने वाले हैं बेनिफिट्स। तो क्योंकि बेनिफिट आपको 5 सालों में मिलेंगे, तो इस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के हम 5 पार्ट्स कर देते हैं और 1 लाख रुपीज हम हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। क्योंकि बेनिफिट 5 इयर्स तक मिलेंगे, इसलिए जो एक्सपेंडिचर भी है उसको भी 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो हर साल एक हिस्सा 1 लाख रुपीज तो P&L अकाउंट में चार्ज कर देते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो बैलेंस शीट में असेट साइड में ही शो करेंगे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का तो डेबिट बैलेंस ही होगा ना। Yes. ठीक है, तो देन द रिटर्न नॉर्मली टू बी एक्सपेक्टेड ऑन द कैपिटल, ये जो कैपिटल है रिप्रेजेंटेड बाय द नेट टेंजिबल असेट्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। कैसे निकालोगे नेट असेट्स? टोटल ऑफ असेट्स एक्सेप्ट फिक्टिटियस असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेट असेट्स। बोलो क्लियर है? Yes. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल। गुडविल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं? इट इज एन इंटेंजिबल असेट, समझा चुका हूं। Yes. इट इज अ वैल्यूएबल असेट, समझा चुका। इसके बेनिफिट्स हैं, इसकी एक वैल्यू होती है। इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेसिव प्रॉफिट, क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ पॉइंट है, इट्स वैल्यू इज लाइबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस। गुडविल की वैल्यू में कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस होते हैं। गुडविल की वैल्यू कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, ये कभी फिक्स नहीं रहती कि भाई हमारे गुडविल की वैल्यू किसी पर्टिकुलर डेट पे तो ये फिक्स रहेगी। जैसे हम कहें कि 1 अप्रैल 2021 को अगर आप अपनी गुडविल का वैल्यूएशन कराओ तो हो सकता है वैल्यू आ जाए 6 लाख रुपए। अब अगले ही दिन
अगर ऑर्गेनाइजेशन को कोई अच्छा ऑर्डर मिल गया या ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑर्गेनाइजेशन ने इंपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखा था, वो इंपोर्ट लाइसेंस हमें मिल गया, तो गुडविल की वैल्यू रेस कर जाएगी एकदम से, गुडविल की वैल्यू एकदम से रेस कर जाएगी। सर इंपोर्ट लाइसेंस मिलने से क्या बेनिफिट होगा? इंपोर्ट लाइसेंस मिलने से बेनिफिट ये होगा कि अब एक ऐसा आइटम्स जो हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है और हम फॉरेन कंट्री से उसको इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट लाइसेंस को यूज करके ही तो आप आइटम्स को इंपोर्ट कर सकते हो। विदाउट इंपोर्ट लाइसेंस क्या आप फॉरेन कंट्री से गुड्स इंपोर्ट कर सकते हो? आंसर इज नो, इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है। तो इंपोर्ट लाइसेंस आपको अदर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इन द सेम ट्रेड, अगर आपके पास इंपोर्ट लाइसेंस है तो उन अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपको एक एज मिलता है। जो आइटम आप फॉरेन से इंपोर्ट कर पा रहे हो वो अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो आपकी गुडविल की वैल्यू जंप कर जाएगी ऑन द सेम डे, जैसे ही आपको इंपोर्ट लाइसेंस मिलेगा। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फेवरेबल सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं, तो ये जो गुडविल की वैल्यू आपने 1 अप्रैल 2021 को कैलकुलेट की थी, जैसे ही चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होंगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपकी गुडविल की वैल्यू रेस करेगी। लेकिन अगर चीज़ें आपके अगेंस्ट हो जाएं, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाए जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट है, तो गुडविल इमीडिएटली रिड्यूस हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है? Yes. तो वाइल गुडविल डजंट डेप्रिसिएट, गुडविल डेप्रिसिएट नहीं होती, इंटेंजिबल असेट है, गुडविल होती है अमोर्टाइज। डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल फिक्स असेट्स के ऊपर, और जो इंटेंजिबल असेट्स होती हैं वो अमोर्टाइज होती हैं, वो डेप्रिसिएट नहीं होती हैं। तो while goodwill doesn't depreciate, its value is liable to constant fluctuations. It is always present as a silent asset in a business where there are super profits. Super profits यानी more than the normal profits. अगर normal profit से ज़्यादा profit आप कमा रहे हो, it means you are earning super profits. बोलो clear? Yes. Yes, sir. फिफ्थ पॉइंट देखो, इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। बेटा गुडविल कभी भी एज अ पार्ट आप सेल आउट नहीं कर सकते। अगर आप अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर रहे हो, कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन सेल कर रहे हो, तो ही गुडविल सेल आउट होगी। अगर आप कहते हो कि सर ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक पार्ट हम सेल करना चाहते हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन हम अपने पास रिटेन करना चाहते हैं, केवल ये पार्ट हम सेल करेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि इस पार्ट की गुडविल कैलकुलेट करो और उसके पैसे ले लो। नो, गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड प्रोपोर्शनेटली। इफ यू वांट टू सेल योर बिजनेस एंड along with the sale of business you are also charging the value of your brand image, यानी आप अपनी गुडविल की वैल्यू भी चार्ज कर रहे हो परचेजर पार्टी से, तो वो तभी पॉसिबल है जब अपना होल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप सेल आउट करोगे। बोलो क्लियर? Yes. सर इस पॉइंट के कोई एक्सेप्शन है क्या? हाँ, एक्सेप्शन है। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर गुडविल प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर कैलकुलेट की जाती है। सर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं? अगर फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, इफ अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फर्म, अगर फर्म से कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर हो जाता है या किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस डेट के ऊपर हम फर्म की गुडविल कैलकुलेट करके जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल होगा, जब नया पार्टनर आएगा तो वो एग्जिस्टिंग जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनसे उनके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लेगा, वो भी तो शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा, न्यू पार्टनर भी तो। Yes, sir. तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपने प्रॉफिट का, जो पहले वो प्रॉफिट में शेयर कर रहे थे, वो अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट का कुछ पार्ट न्यू पार्टनर को क्या करेंगे? सेक्रीफाइस करेंगे। तो इसी चैप्टर में अर्लियर मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई नया पार्टनर फर्म में आता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमने पढ़ा था कि अगर कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो जो ओल्ड एग्रीमेंट है दैट विल कम टू एन एंड एंड अ न्यू एग्रीमेंट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। लेकिन एट द सेम टाइम जो न्यू पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, क्योंकि न्यू पार्टनर तो गेनिंग पार्टनर होगा, यस और नो बोलो? Yes, sir. Yes, sir. न्यू पार्टनर तो हमेशा गेनिंग पार्टनर होगा क्योंकि वो प्रॉफिट में कुछ शेयर लेगा। तो न्यू पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विद द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। वो गुडविल का एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देगा। क्यों सर, वो क्यों देता है गुडविल का प्रोपोर्शनेट अमाउंट?
ये क्वेश्चन पहले भी रेज हुआ था क्लास में, इस बार अगेन मैं ये क्वेरी डेवलप करके आपको वापस समझा रहा हूँ कि नया पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल क्यों देगा, क्योंकि फर्म की जिस डेट के ऊपर आपने नए पार्टनर को एडमिट किया है उस डेट के ऊपर अगर फर्म की कोई गुडविल की वैल्यू है तो उस गुडविल को बनाने में क्या नए पार्टनर के कोई एफर्ट्स हैं क्या? नहीं सर, नया पार्टनर तो एडमिट हो रहा है, उसके पास्ट में कोई एफर्ट्स ही नहीं है। तो जो एफर्ट्स ओल्ड पार्टनर्स ने किए हैं फर्म की ब्रांड नेम को बढ़ाने के लिए, फर्म की गुडविल को बनाने के लिए, और उस वजह से फर्म सुपर प्रॉफिट कमा रही है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द अदर फर्म्स इन द सेम ट्रेड, तो मुझे बताओ क्या ओल्ड पार्टनर्स जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं वो न्यू पार्टनर से कॉम्पनसेशन नहीं लेंगे अपने एफर्ट्स के, पास्ट एफर्ट्स के? लेंगे सर। तो वो जो कॉम्पनसेशन दिया जाता है गेनिंग पार्टनर के द्वारा यानी न्यू पार्टनर के द्वारा, वो दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। बोलो बात आई समझ में? यस सर और कोई केस जहां पर प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल कैलकुलेट किया जाता है? जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म से रिटायर होके जाएगा या किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी पेड बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेन करेंगे ना बेटा। अगर मान लो 3 पार्टनर हैं ए बी सी, सी फर्म से रिटायर हो गया तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट था 1/4, ये कौन लेगा? अब ए और बी लेंगे। सी रिटायर होके जा रहा है तो सी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कौन लेंगे? अब ए और बी लेंगे। तो ए और बी क्या हो गए? गेनिंग पार्टनर। गेमिंग पार्टनर। ये दोनों तो हो गए गेनिंग पार्टनर्स, और सैक्रिफाइसिंग कौन हो गया? सी। तो गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विद द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। बोलो क्लियर? यस सर। नाउ 6 पॉइंट है, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। गुडविल की एक एग्जैक्ट वैल्यू प्लेस करना डिफिकल्ट है। पर्सन टू पर्सन अगर आप 4 वैल्यूअर को बिठा लो, आप 4 वैल्यूअर्स अपॉइंट कर लो और उनको बोलो कि भाई हमारी फर्म की गुडविल कैलकुलेट करके दो। आप हर वैल्यूअर के अकॉर्डिंग आपके फर्म की जो वैल्यू ऑफ गुडविल होगी वो डिफरेंट आएगी 100% गारंटी के साथ। क्यों? क्योंकि हर वैल्यूअर का अपना एक क्राइटेरिया होगा गुडविल को कैलकुलेट करने का। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट to calculate the exact value of the goodwill of your business organization. This is because its value may fluctuate from time to time due to the changing circumstances which are internal and external to the business. अगर कोई फेवरेबल इवेंट हो गया आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल है तो आपके गुडविल की वैल्यू इमीडिएटली राइज कर जाएगी, और अगर कोई अनफेवरेबल सिचुएशंस अराइज हो गई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो गुडविल की वैल्यू जो है डाउन हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई? यस यस सर अनफेवरेबल कंडीशंस जैसे अभी कोविड आ गया था, कई लोगों के बिजनेस ही खत्म हो गए। अच्छे खासे चलने वाले बिजनेस जो प्रॉफिटेबल कंडीशंस में थे, विद इन 1.5 ईयर जो ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने में और उसको प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाने में 20 साल लग गए लोगों को, विद इन 1.5 ईयर, क्योंकि उनके कंट्रोल में कुछ नहीं रहा। बेटा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 7 डेज भी बंद रखना पड़े तो बहुत बड़ी बात होती है। लोगों को तो 1-1 साल तक अपने बिजनेसेस बंद रखने पड़े। तो उस वजह से उनके अच्छे खासे चलने वाले बिजनेस कोविड सिचुएशन के अंदर कई लोगों को तो बिजनेस क्लोज डाउन करने पड़ गए कि भाई बंद ही करो, बस का नहीं रहा, हम नहीं कोप अप कर पाएंगे अब इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ये एक अनफेवरेबल कंडीशन थी। अनफेवरेबल कंडीशन ही एक अनफेवरेबल सिचुएशन थी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इस कुछ ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं जब जो इवेंट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनफेवरेबल होते हैं, उस केस में ऑर्गेनाइजेशन की जो गुडविल की वैल्यू है वो डाउन हो जाती है। तो वी कैन से दैट इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बोलो क्लियर? यस नाउ नेचर ऑफ गुडविल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट सिंस इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन नॉट बी सीन और टच्ड, बट इट इज नॉट अ फिक्टिटियस असेट्स। गुडविल कोई फिक्टिटियस असेट्स नहीं है, क्योंकि फिक्टिटियस असेट्स आर एक्चुअली नो असेट्स।
फिक्टिशियस असेट्स की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, उससे तो कोई हमें बेनिफिट्स ही नहीं मिलते, लेकिन गुडविल तो वैल्यूएबल असेट है और गुडविल से ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स मिलते हैं. ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू अर्न बेटर प्रॉफिट्स इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट्स. तो गुडविल कोई फिक्टिशियस असेट्स नहीं है, ठीक है ना. But it is not a fictitious assets because fictitious assets do not have a value whereas goodwill has a value in case of profit making concern. ध्यान रखना, goodwill उसी concern की होगी जो profit generate कर रहा है. एक loss making concern की goodwill नहीं हो सकती. If a concern is making loss, then you cannot say कि this concern has value of goodwill. उस concern में कोई goodwill की value नहीं होगी, zero goodwill होगी. ठीक है. It can be sold though a sale will be possible along with the sale of entire business. Goodwill को आप सेल कर सकते हो, लेकिन सेल तभी होगा जब आप अपने एंटायर बिजनेस को सेल करोगे. Proportionate value of goodwill, proportionate part of goodwill cannot be sold by the business organization. ये मैंने इस एग्जांपल पे यहाँ पे ये डायग्राम बना के मैंने आपको समझाया भी था. सर ये कैसे पॉसिबल है कि हम केवल एक पार्ट को सेल करना चाहें. बेटा मान लो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो कॉस्मेटिक आइटम भी बनाता है, वो रेडीमेड गारमेंट्स में भी डील करता है, वो कन्फेक्शनरी आइटम भी बनाता है और उनको सेल करता है, और वो कुछ टोबैको आइटम्स भी सेल करता है. अब मान लो जो वो टोबैको आइटम जो सेल करता है उस सेगमेंट को वो सेल करना चाहता है मार्केट में. इस सेगमेंट को वो फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं करना चाहता, वो केवल इन 3 आइटम्स में ही आगे डील करना चाहता है. कौन कौन से? एक तो आपके कन्फेक्शनरी आइटम्स, ठीक है, एक आपके कॉस्मेटिक आइटम्स और एक रेडीमेड गारमेंट्स. केवल इन 3 डिविजन्स में डील करना चाहता है. टोबैको आइटम वाले सेगमेंट को वो सेल करना चाहता है. तो क्या बताओ, इस सेगमेंट को सेल करने के साथ साथ इस सेगमेंट की गुडविल आप कैलकुलेट कर सकते हो? No, sir. बहुत मुश्किल है, नियर अबाउट इम्पॉसिबल है. दैट इज वाई अगर आपको अपनी फर्म की गुडविल कैलकुलेट करके अपनी गुडविल को आप सेल करना चाहते हो तो दैट विल ओनली बी पॉसिबल व्हेन यू सेल द एंटायर सेटअप ऑफ योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes. तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे. सर इतना सही? अरे बेटा समझो पहले टॉपिक्स को. जब तक आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक फिर क्वेश्चंस करने में मज़ा नहीं आएगा. मैंने केवल सिंगल पेज पढ़ाया, आज एक ही पेज पढ़ाया. और अगेन आज मैं होमवर्क दे रहा हूँ. पेज नंबर 4 के बॉटम में आपको दे रखे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल. इन फैक्टर्स को आप पढ़ोगे और क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल दे रखा है परचेज्ड गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑन पेज नंबर 5 एंड 6. ये मैंने परचेज्ड गुडविल और इनहेरेंट और सेल्फ जनरेटेड गुडविल ये आपको आज पढ़ा दिया है. तो ये टॉपिक अब मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के अंदर. इसको अच्छे से पढ़ोगे, समझा मैंने दिया है, पढ़ो अच्छे से समझो. कोई भी क्वेरीज हो तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आप वो क्वेरीज मेरे सामने रेज करोगे. बोलो क्लियर है? सर कहाँ तक पढ़ना है? पेज नंबर 6 पे आपको दे रखे हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल गिवन है. Yes, sir. उस टॉपिक से पहले का जितना भी पोर्शन है वो आप अच्छे से पढ़ोगे और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो आप नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछोगे. ठीक है? Okay, sir. Then okay students, have a nice day to all of you. That's all for today. Nice day, sir.